हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि यूपीसीईटी लीट या आईपीयू लीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा चुका है, साथ में कई बार प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे इस पे एमसीक्यू टाइप पे। ठीक है, लेकिन आज का जो सेशन है सबसे हट के है, क्योंकि ये जो वही क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड किए जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सारा मतलब कि नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट्स इज। फोर्स की यूनिट क्या होती है, वो भी एसआई यूनिट में बताना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, अब m की जो यूनिट होती है वो होती है आपका kg। ओके, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यानी a की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए इसी को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो न्यूटन सर थे वही हमारी फोर्स की खोज की थी। फोर्स खोज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए जो एम ए है या एम जी है, तो जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल है ना जी, स्मॉल जी की वैल्यू न्यूटन ने ही खोज किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स की भी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, तो न्यूटन हो जाएगी। ओके, चलिए आगे वाले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि द यूनिट ऑफ वर्क आर एनर्जी इन एसआई यूनिट्स इज। देखिए वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लेकिन फार्मूलेस की मैं बात करूं तो देखिए एनर्जी बराबर क्या होती है, कई टाइप की एनर्जी होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पी पोटेंशियल एनर्जी निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एम जी एच। लेकिन दोनों की यूनिट यहाँ पे सेम होगी। ठीक है, और यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी। अब यहाँ पे मैं सारे टर्म्स का मतलब समझा देता हूँ। क्या है यहाँ पे, एफ क्या है, फोर्स है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो न्यूटन मीटर। ठीक, पहले यहाँ पे समझ लिए, वर्क की यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम बोलते हैं एसआई यूनिट में, इसे जूल बोलते हैं। समझ गए, वर्क यूनिट जूल कैसे आई। अब यहाँ पे देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, इसको भी आप रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका जूल ही बन के आएगा। ठीक है, एनर्जी का मोस्ट पॉपुलर ये जो यूनिट है जूल ही होता है। ठीक ना। अब अगले नंबर क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस कि द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट्स इज न्यूटन मीटर, वाट, जूल, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, पास्कल पर सेकेंड। तो देखिए पावर की यूनिट क्या होती है, वो भी एसआई यूनिट में आपको क्या करना है, तो बताना है। देखिए एग्जाम में हर बार यूनिट से 2-3 क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे, तो यूनिट वाले और डायमेंशन वाले क्वेश्चंस को आपको देख करके ही जाना है। ठीक ना, एग्जाम हॉल में। अब यहाँ पे देखिए पावर, तो पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, तो पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। अब यहाँ पे समझिए कि W क्या है और T क्या है। तो W हमारा होता है वाट, क्या होता है, वाट, और T क्या होता है, टाइम। तो वाट पर सेकेंड, और वाट पर सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट्स इज। तो पावर की यूनिट क्या होती है एसआई यूनिट में, न्यूटन मीटर, वाट, जूल, किलोग्राम पर सेकेंड, पास्कल पर सेकेंड। तो देखिए जो हमारा पावर होता है पी, तो पी की यूनिट आपको बताना है कि पी की यूनिट क्या होती है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, तो शक्ति।
शक्ति की यूनिट होती है हमारा वाट। ठीक, पी की यूनिट क्या होती है? तो वाट। बहुत ही फेमस ये यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि फोर्स आर कॉल्ड कंकरेंट व्हेन देयर लाइंस ऑफ एक्शन मीट इन। देखिए मैंने 4 टाइप के फोर्स बताया हुआ था। ठीक है, अगर जाके मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट खोलेंगे तो चारों टाइप के मतलब कि आपको डिटेल्स में उसका परिभाषा एग्जाम्पल साथ में देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि कंकरेंट फोर्स किसे कहते हैं? कंकरेंट फोर्स की डेफिनेशन बताइए। या कंकरेंट जो फोर्स वो होता है जिसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे मिलती है? एक पॉइंट पे मिलती है, या 2 पॉइंट पे मिलती है, या किसी प्लेन पे मिलती है, या किसी भी परपेंडिकुलर प्लेन पे मिलती है, या किसी डिफरेंट टाइप्स के प्लेन पे मिलती है। तो कंकरेंट कहने का मतलब ये हुआ कि कंकरेंट फोर्स वो फोर्सेस हुए जिसकी लाइन ऑफ एक्शन किसी भी वन पॉइंट पे मिड मतलब कि मिल रही है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स की ये फोर्सेज हो गई। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेज हो गई, और ये जो फोर्सेस हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे क्या हो रही है? तो मिट कर रही है। ठीक है, तो उससे को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स। जबकि ये जो फोर्सेज होंगी एक ही प्लेन में होंगी। समझ पा रहे हैं बातों को? एक ही प्लेन में होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन की बात नहीं की गई है, तो बस आपको यहाँ पे वन पॉइंट पे आपको आंसर टिक करना है। ठीक, और यही बात बोलेगा कि नॉन कंकरेंट फोर्स क्या होते हैं? तो नॉन कंकरेंट फोर्स कहने का मतलब कि सेम प्लेन में होंगे बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी। तो ये सारे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? तो नॉन कंकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन बॉडी लाई इन वन पॉइंट, वन प्लेन, डिफरेंट प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन्स, डिफरेंट पॉइंट्स। तो देखिए कोप्लेनर, कोप्लेनर इस क्वेश्चंस में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कोप्लेनर कहने का मतलब कि सेम प्लेन होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन होना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे फोर्सेज होंगे एक ही प्लेन में होंगे और उनकी जो एक्टिंग होगी उस बॉडीज़ की सेम प्लेन पे ही काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोप्लेनर, ये सब क्या है? कोप्लेनर। ठीक, सारे प्लेन फोर्स क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब कि सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में, इस प्लेन में नहीं, ना ही इस प्लेन में और ना ही इस प्लेन में। ठीक, समझ पा रहे बातों को? तो इसका आंसर हो जाएगा वन प्लेन। ठीक, ये एक पॉइंट पे काम नहीं करेंगे, एक पॉइंट पे काम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस, बैलेंस द ऑर्डर अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, रिटार्ड इट मोशन, चेंज इट्स मोशन, ऑल ऑफ द एबव। देखिए जब कोई फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करता है तो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स रखा गया है, ये एक बॉक्स है और मैं इस बॉक्स पे ये एक फोर्स जनरेट कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, मैंने एक फोर्स एफ दिया। तो सबसे पहले इस बॉक्स के बॉडी में, इस बॉक्स के बॉडी में क्या होंगे? इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। इस बॉडी में इंटरनल यानी कि आंतरिक तनाव उत्पन्न होगा। बात तो सहमत है? तो जी हाँ, ठीक है, इंटरनल तनाव उत्पन्न होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, इस बॉक्स के द्वारा भी कोई ना कोई फोर्स जनरेट किया जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करने की कोशिश करेगा, भले ही बैलेंस कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, ये इनर्शिया मोशन लॉ भी यही बोलता है कि अगर किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स जनरेट करते हैं या अप्लाई करते हैं तो बॉडी तब तक नहीं हिलेगी ना डुलेगी जब तक उस फोर्स पे आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं या बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा? मोशन को रिटार्ड भी करेगा और इस मोशन की, इसके मोशन में भी चेंजेस आएंगे। अभी मैंने बताया इनर्शिया लॉ के अकॉर्डिंग ये जो बॉडी अगर इनिशियल कंडीशन में है तो ये इनिशियल कंडीशन में ही रहने की कोशिश करेगा
अगर किसी भी मोशन में है तो ये क्या करेगा, मोशन इस अगर चाहेगा कि मोशन में ही रहे, ठीक है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, इसका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और मैंने इसको डिटेल में समझा भी रखा है, ठीक है। तो एक बार मेरे जा कर के मैकेनिक्स वाले प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस, कि विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो पॉलीगन्स का नियम क्या बोलता है, किसी भी फोर्स के लिए पॉलीगन्स का नियम क्या बोलता है, यही आपको बताना है। तो मैंने ये बताया था कि देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे किसी भी पॉइंट पे रिप्रेजेंट या एक्ट कर रहे होंगे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होंगे उस फोर्स का, ठीक है, तो पॉलीगन के ऑर्डर से डिनोट किया जाएगा। और एक ऐसा फोर्स होगा जो उन सारे फोर्सेस को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा इस ऐसे मैच कर रहा है। इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई साइड, साइड से नहीं होता, मैंने बताया कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसमें आना चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन को देख लेते हैं, इफ़ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाई साइड्स ऑफ अ पॉलीगन देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट पे इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पॉलीगन इन डायरेक्शन व्हेन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफ ए पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज क्लोज्ड देन द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इसमें भी वो बात नहीं बोली जा रही जो हमने अभी बताया, इफ एनी नंबर्स ऑफ फोर्सेस acting at a point can be represented in direction and magnitude by sides of a polygon taken in order then the forces are in equilibrium। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन सही है, ऑर्डर में होना चाहिए उसके जो भी यहाँ पे उसकी भुजाएं हैं, ठीक है, समझ गए। तो एक यहाँ पे फोर्स अपोजिट में काम करेगा जो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी दर्शाएगा, ठीक है, और जो सारे फोर्सेस जो होंगे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी भी बॉडी पे कोई भी अगर फोर्स काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया, एक मान लीजिए यहाँ पे बॉक्स है, ठीक, फिर से बना लेते हैं, इस बॉक्स पे कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो फोर्स है, इस फोर्स की हम नेचर की बात करते हैं, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि कितने न्यूटन का फोर्स आप इस बॉक्स पे अप्लाई कर रहे हैं। 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन या 100 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, या आप राइट में कर रहे हैं या आप लेफ्ट में कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़, इसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में इसके पोजीशन ऑफ ए लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे थे, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन, आइए डिटेल में समझा देता हूँ लाइन ऑफ एक्शन होता क्या है। लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई आप फोर्स अप्लाई किए तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहने का मतलब ये है कि इसी डायरेक्शन में आप इस फोर्स को कहीं भी ले जाकर अगर यहाँ भी लगाएंगे तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ भी फोर्स सेम ही होगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों पे ये फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज़ पॉसिबल। देखिए कोई भी अगर नंबर ऑफ संख्या में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है किसी भी पार्टिकल पे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसके साथ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी पे कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा सिंगल फोर्स होगा जो इन सभी फोर्सेस को क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। तो यही भी बात बोली जा रही है कि ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट सिमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज़ पॉसिबिलिटी, ये बोली जाएगी कि टू रिप्लेस देम बाय ए सिंगल फोर्स, वो एक फोर्स के थ्रू रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फोर्सेस इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी फोर्स किसके थ्रू आप बोल सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन मिल सकती है या हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक फोर्स को। तभी मैंने बताया कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और उसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्ट एट एंगल 9 डिग्री their resultant will be p/2 cos 9/2 ip sin 9/2 2p tan 9/2 ip cos 9/2। तो देखिए कोई भी अगर फोर्स है, दो इक्वल फोर्स है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड p है, यहाँ पे दिया गया है, और ये एक क्या बोल रहे हैं कि 9 डिग्री पे लग रहे हैं, इसका जो रिजल्टेंट है 9 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है 9 डिग्री का ये मिल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तो कितना होगा, तो सबसे पहले आई पी कास 9/2, ये मैंने पहले भी बता रखा है पूरे यहाँ पे पाइथागोरियन ला लगा करके कि जो इसका रिजल्टेंट होता है वो कॉस थीटा हम लेते हैं, और क्यों लेते हैं ये भी हमने बता रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजल्ट पार्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस in a given direction is equal to the result part of their resultant in the same direction. This is as per the principle of। किस पे काम करता है, तो ये आपका काम करता है, देखिए अगर मान लीजिए किसी भी फोर्स को हम एल्जेब्रिक सम से जोड़ते हैं तो उसका जो इक्वल होता है उसका एक रिजल्ट पार्ट के बराबर होता है, ठीक ना, उसी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे देखिए इस जो ये लॉ होते हैं, ये जो प्रिंसिपल होता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है। इस हम प्रिंसिपल को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। किसी भी पार्ट्स को या आप में पैरेललोग्राम वाला देख लीजिए या ट्रेंगल ला देख लीजिए, तो किस पे काम करते हैं, तो सारे के सारे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे काम करते हैं। फोर्स को रिजल्ट करते हैं और उसका सम निकालते हैं, फिर बाद में एक यहाँ पे उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, उसके हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोनों फोर्स इसमें काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, और इन दोनों फोर्सों का योग इस सिंगल वाले के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द रिजल्ट पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इंक्लाइंड एट एंगल 9 इन द गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा किसके बराबर होगा, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजल्ट पार्ट ऑफ द फोर्सेस इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन यही बता रहा था, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। किसके पास आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम एंड इम्पल्स, मोमेंटम के पास भी हमारा क्या होता है, एम के पास होता ही है। जब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसका वो
क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला हो जाएंगे तो साथ में इसके डायमेंशन भी हो जाएंगे। टार्क और एनर्जी का भी होता है, यहाँ पे टार्क और वर्क का भी होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है। लेकिन मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड एंगुलर मोमेंट ऑफ ए फोर्स और एंगुलर मोमेंट का यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आइडेंटिकल डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। तो एंगस्ट्रॉम ये तो यूनिट है, लाइट ईयर ये भी यूनिट है, माइक्रोन ये भी यूनिट है, मिलीमीटर ये भी तो यूनिट है, लेकिन माइलस्टोन ये डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट क्या नहीं होती है। तो अभी हमने बताया पावर की यूनिट एक होती है वाट, एक होती है किलोवाट। वाट के बारे में बताया था, लेकिन किलोवाट भी होती है। ठीक है, किलोवाट दिया है यहाँ पे, देखिए हार्स पावर ये भी होता है। ठीक है, किलो कैलोरी पर सेकंड ये भी होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये भी होता है, लेकिन किलो कैलोरी पर केजी सेकंड ये नहीं होता है। इसी को मॉडिफाई कर दिया है, तो ये वाला नहीं होता है। किलो कैलोरी पर केजी सेकंड ये पावर की यूनिट नहीं होती है, बाकी सारे पावर की यूनिट होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी एंड हीट। इसमें से कौन सा वर्क एनर्जी या हीट का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए किलो कैलोरी यह भी वर्क यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है और हीट की यूनिट है। तीनों की यूनिट सेम होती है। किलोग्राम मीटर ये भी होती है, किलोग्राम मीटर वर्क यानी कि एफ इंटू डी, और एफ इंटू डी को आप रिजल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर। ठीक, यहाँ पे देखिए किलोवाट आवर ये भी होती है आपका एनर्जी या वर्क यूनिट। ठीक, लेकिन हार्स पावर अभी मैंने बताया किसकी यूनिट होती है, तो शक्ति की यूनिट होती है। हार्स पावर आवर ये किसकी यूनिट होती है, तो वर्क एनर्जी और हीट की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्स पावर वर्क एनर्जी और हीट की यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट होती है वाट की, शक्ति की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट इसमें से कौन सी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, देखते ही आप समझ पा रहे हो कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, तो फोर्स की। बाकी सारे प्रेशर की यूनिट होती है, आप देख लीजिएगा। चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू। किसी भी बॉडी का वेट किसके वजह से होता है, उसका क्या कारण होता है, ये आपको बताना है। तो वेट क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ये जनरेट होता है। ठीक ना, जो कि किसी भी बॉडी को पृथ्वी के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक ना, देख लीजिए ये ऑप्शन को देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, उसको बॉडी क्या करती है, अर्थ क्या करती है, उसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, वही आपका वेट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।